अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। आज की ये स्टोरी हमें लाहौर से शहबाज अली ने भेजी है। शहबाज अली का कहना है कि उसके वालिदैन फौत हो चुके हैं और वो 5 भाई हैं। भाइयों ने प्रॉपर्टी के मामले में लड़ झगड़ कर उसे और उसकी बीवी को घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को लाहौर ले आया और लाहौर में आकर उसने एक ऐसा मकान रेंट पर लिया जो कि कब्रिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब था। ये सारी की सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सुधीर अली और उसकी बीवी के साथ उसी मकान में रूनुमा हुई। सुधीर अली ने अपनी ज़िंदगी का ये नाकाबिले फरामोश वाक़या हमारे साथ शेयर किया है, तो चलिए सुनते हैं सुधीर अली की ही ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुधीर अली है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत अजीब भी है और नाकाबिले यकीन भी है। ये 2016 की बात है जब मैंने घर रेंट पर लिया था। ये घर लाहौर के एक पोश एरिया में था और इसी एरिया के कब्रिस्तान के पास था और इससे इतना करीब था कि घर की छत या लेफ्ट साइड टेरेस पे खड़े हो जाएं तो आपको पूरा कब्रिस्तान का नज़ारा करने को मिल जाएगा। घर काफ़ी पुराना था और ये सिर्फ 2 मरले और 2 मंजिला ही था। घर का रेंट भी काफ़ी कम था, इसलिए मैं और मेरी बीवी इस घर में शिफ्ट हो गए। अभी इस टाइम हमारे बच्चे नहीं थे। मेरी शादी को कुछ ही देर हुई थी। हमारे घर का इतना सामान नहीं था, सिर्फ वही था जो मेरी वाइफ एक कमरे का सामान अपने साथ लाई थी। मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर था। मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। हमारे घर के अपर पोर्शन में सिर्फ एक कमरा, किचन, एक बाथरूम और छोटा सा सहन था जो किचन के साथ खुलता था और हमारे लिए ये बिल्कुल सही था। निचला पोर्शन लॉक था। मालिक मकान एक बूढ़ा आदमी था और बे औलाद। इसकी बीवी कुछ महीने पहले इंतकाल कर गई थी। मालिक मकान हमारे साथ नहीं रहता था। मेरी बीवी सारा दिन घर में अकेली होती और आस पड़ोस किसी से ना मिलती, क्योंकि नई जगह थी और मैंने ही इसको मना किया हुआ था कि किसी से मेल जोल नहीं रखना। आजकल लोग बहुत अजीब व गरीब किस्म के होते हैं। इस रेंट के घर में आए हमें 1 महीना होने वाला था। एक दिन मैं जॉब पर था और बकौल मेरी बीवी के दोपहर 4 बजे हमारे घर का दरवाजा नॉक हुआ। ये सख्त गर्मियों के दिन थे। मेरी वाइफ टेरेस से नीचे देखती है तो नीचे एक औरत और एक आदमी खड़े होते हैं और मेरी वाइफ को कहते हैं कि हम आपके हमसाए हैं। एक्चुअली हमारे घर के बिल्कुल सामने तो कब्रिस्तान था, मगर दाएं तरफ एक खाली प्लॉट था जिसमें सिर्फ एक दरख्त लगा हुआ था और अंदर कमरा बना हुआ था। वो औरत कहती है कि हमें ये घर रेंट पर मिला है और क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मेरी वाइफ ने नीचे जाकर दरवाजा खोला और वो औरत सीधी ऊपर आई। इसका हस्बैंड वापस इसी खाली प्लॉट के कमरे में वापस चला गया। वो औरत तब मेरी वाइफ से अपना तारुफ करवाने लगी कि हमारी भी नई नई शादी हुई है, हम भी अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं। 1 घंटा वो बैठी और चली गई। मेरी वाइफ इससे बहुत मुतासिर हुई। इनफैक्ट इसको तो बातें करने और वक्त गुजारने के लिए कोई साथी मिल गया था। रात हुई, इसने मुझे बताया कि एक सदीका नाम की औरत आई है। वो घर आई और फिर जो बेसिक बातें होती हैं तारुफ में और वो इसने बताई। तो मैंने कहा ठीक है, मगर ज्यादा घर के अंदर किसी को इन्वॉल्व ना करना। हमारा इस गली में और किसी के साथ मिलना जुलना नहीं था। अब वो जब भी औरत आती तो बहुत अजीब सी इसकी हरकतें होती। वो मेरी बीवी से भी अजीब बातें करने लगी। जैसे वो कहा करती थी कि मैं जानवरों से बातें कर लेती हूँ, वो मुझसे बातें करते हैं, मैं इनसे। मेरी बीवी ने ये बात मजाक में ली। अब हमारी टेरेस का एक कोना कब्रिस्तान को निकलता और दूसरा इस खाली प्लॉट में।
कि वो कमरा साफ नजर आ रहा होता था। अक्सर मेरी बीवी इससे वहां खड़े होकर भी बात कर लिया करती थी। एक रात ऐसा हुआ, मेरी बीवी ने कपड़े सूखने डाले टेरेस में लगी रस्सी पर, तो रात के 1 बजे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मेरी वाइफ का नाम जमीला है। जमीला कपड़े उतारने गई तो इसने देखा वो औरत एक काले बकरे को अपने घर से लेकर कब्रिस्तान ले जा रही है। इसने इसको आवाज लगाने की कोशिश की मगर फिर खामोश हो गई। वो दूर कब्रिस्तान में एक दरख्त के पीछे जाती है और इसके बाद मेरी वाइफ को अंधेरे में कुछ नजर न आया कि वहां जाकर इसने क्या किया और क्या हुआ। वो रात गुजर गई और सुबह मेरी वाइफ को बहुत तेज बुखार हो गया। वही औरत अब दोपहर के 3 बजे मेरी बीवी की खबर लेने घर आई और कहने लगी, अब कैसा है तुम्हारा बुखार? मेरी वाइफ ने कहा, आपको कैसे पता चला कि मुझे बुखार हुआ है? तो वो कहने लगी, तुम्हारी शक्ल देखकर। फिर वो बोली कि कब्रिस्तान से दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी है, मैं रात को इसकी बकरी वापस देने गई थी, जो घूमती फिरती मेरे दरवाजे तक आ गई थी। ये बात बहुत नाकाबिले यकीन थी क्योंकि कब्रिस्तान का दूसरा गेट बहुत दूर था और सेकेंडली वो बकरा था, काले रंग का, बकरी नहीं। मेरी वाइफ ने कहा कि तुम कल रात जा रही थी तो तुमने तो मुंह पीछे किया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें टेरेस से खड़ी देख रही हूँ? तो वो बोली कि मुझे मेरी 2 बिल्लियों ने बताया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं जानवरों की जुबान समझती हूँ। वो मुझसे बातें करते हैं। ये बात गुजर गई। इसके दूसरे दिन ये हुआ कि हमारे घर खुद से एक दूध वाला आया। रात के 11 बजे थे। हमें कहने लगा कि मैं इस एरिया में दूध सप्लाई करता हूं, तो आप भी ये दूध लेंगे? मुझे इस एरिया का इतना पता ना था, तो मैंने हमेशा घर वापसी पर जब रात को 12 बजे आता तो नेस्ले मिल्क पैक लेकर आता था, क्योंकि हम वही ज्यादातर यूज करते थे। या कभी कभी खुला दूध भी ले आता था। मैं इस रात घर पे था जब ये गवाला आया था। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं, अगर हमें पसंद आया तो लिया करेंगे, अदरवाइज नहीं। वो चला गया और हमें 2 किलो दूध भी दे गया। जब हमने दूध गर्म किया तो इसमें इतनी मलाई जमा हुई कि मैं बता नहीं सकता। ये सिर्फ 2 लीटर दूध था मगर इसमें इतनी मलाई निकली कि हमें हैरत हो रही थी। हमें दूध अच्छा लगा। इससे पहले कि हम इसको कुछ कहते, वो फिर अगली रात 11 बजे आया और कहने लगा, मैं जानता था आपको दूध पसंद आएगा। फिर इसने कहा कि मैं 11 बजे ही दूध देने आ सकता हूँ। रात 11 बजे इसने अपनी शॉप बताई जो इस एरिया के पहले राउंड अबाउट पर थी। इसी तरह टाइम गुजरता गया। इस घर में मेरी बीवी का दायां पांव सूजने लगा। वो 1 महीने में इतना सूज गया कि मुझे इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने टेस्ट किए, कहने लगे बज़ाहिर तो पांव में स्वेलिंग और इन्फेक्टेड लग रहा है, मगर टेस्टों में कोई बीमारी समझ नहीं आ रही। घर आए और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करती रही। इसी दौरान वही साथ वाली औरत सदीका आती रही जमीला के पास और कहने लगी कि तुम चाहो तो तुम्हारे पांव का मैं इलाज कर सकती हूँ। मेरी बीवी ने कहा कि इसने अपना बायां हाथ पांव पर फेरा, कुछ अजीब सा पढ़ा और इसके बाद एक ब्लेड से कट लगाया, बहुत छोटा सा, और पांव से इतना गंदा रेशा निकला और ये तकरीबन 1 से आध पाव के करीब लिक्विड था। इसके बाद हैरत की बात यह थी कि वो इसको वेस्ट करने किचन के बाहर टेरेस में रखी डस्टबिन में फेंकने की बजाय अपने साथ ले गई। इस बात का इल्म मेरी बीवी को नहीं था, मगर अगले दिन दोपहर के वक्त जमीला टेरेस में आई तो इसी पुरइसरार औरत को ये गंदा लिक्विड पीते हुए मेरी बीवी ने देख लिया। ये सब देखकर मेरी बीवी को वोमिटिंग हुई और वो वहीं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो एक डॉक्टर हमारे घर आया जो मेरी बीवी का इलाज कर रहा था। ये इसी औरत का शौहर था जो खुद को डॉक्टर भी बोल रहा था। मैं जब रात के 12 बजे घर आया तो मेरी बीवी बेहोश पड़ी थी। मुझे शदीद गुस्सा था। मैंने इनको घर से निकाला और अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल आया। यहाँ डॉक्टर ने कहा कि इनको पाँव में कट लगने की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, इसको इमीडिएटली छोटा सा ऑपरेट करना पड़ेगा। यही हुआ। फिर इसको स्टिचेज लगे और मैं आधी रात 3 बजे घर आया। जब घर आया तो वही पुरइसरार मियाँ बीवी के घर से दूध वाला निकला और कहने लगा कि मैं आज लेट हो गया था और आपका ही इंतजार कर रहा था।
میں تو دودھ دے کر جاؤں گا۔ میں نے دودھ لیا اور اپنے گھر اوپر آ گیا۔ جمیلہ نے مجھے سارا واقعہ بتایا اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی تو یہ دونوں گھر کے اندر اپر پورشن میں داخل کیسے ہوئے۔ ان باتوں کے بعد ہمارے پورشن میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی۔ ایک رات میں بیٹھا ہوں کچن میں تو اسی کے ساتھ ٹیرس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی تو ہوا کے لیے اوپن کیا ہوا تھا۔ اسپیشلی جب ہم کوکنگ کرتے تھے تو مجھے دور قبرستان سے کوئی چیز اڑتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی پرندہ ہوگا، مگر رات کے 1 بجے اتنی تیزی سے ہمارے ٹیرس میں کون سا پرندہ ہو سکتا ہے جو آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ کالا کپڑا تھا ململ کا جو اڑ رہا تھا۔ اتنی گرمی تھی اور ہوا بالکل بند تھی۔ ایسے میں ایگزیکٹلی کپڑا ہمارے ٹیرس میں آیا اور پھر آگ کے ساتھ والے پلاٹ میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں نے ٹیرس کا دروازہ بند کیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ پھر یہ ہوتا کہ ہم جب بھی سوئے ہوتے تو ہمیں نیچے والے بند پورشن سے آوازیں آنے لگی جیسے وہاں کوئی آ کر رہنا شروع ہوا ہے۔ ہم نے مالک مکان کو فون کر کے بتایا تو وہ کہنے لگا صرف ایک کمرہ ہے نیچے خالی، وہ میں کس کو دوں گا، آپ کا وہم ہے، میرے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک رات صبح 4 بجے میں نے دودھ والے کو دیکھا اپنے گھر کے آگے کھڑے ہوئے۔ وہ صرف ہمیں اوپر منہ کر کے دیکھ ہی جا رہا تھا۔ میں نے اس کو ہاتھ ہلا کر اپنے ٹیرس سے اشارے سے کہا ہیلو، کیا بات ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ دیکھی جا رہا تھا اور کچھ نہ بولا، سیدھا قبرستان چلا گیا۔ خدا جانے وہاں جا کر کہاں غائب ہوا، کچھ پتا نہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرا بایاں حصہ کسی نے پکڑا ہو۔ جسم پوری طرح درد کرنے لگا۔ مجھے اپنے آدھے جسم پر بہت بھار محسوس ہوا۔ ہم تو گھر سے لڑ جھگڑ کر کرائے پر آئے تھے تو ہماری کس نے پیچھے سے خبر لینی تھی؟ ماں باپ پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور پراپرٹی پر ہم 5 بھائیوں کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے میں اپنی بیوی کو لے کر رینٹ پر آیا تھا۔ میں اور میری بیوی ایک رات سو رہے تھے تو وہی ساتھ والے ہمسائے کی 2 بلیاں ہمارے ٹیرس میں بیٹھی ہڈیاں چبا رہی تھیں۔ وہاں جالی کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بلیاں ہوا میں اٹھی ہیں اور سیدھا ساتھ والے خالی پلاٹ کے درخت پر جا کر غائب ہو گئی۔ اتنی گندی وہ آوازیں نکالتی تھی، ساری رات کے خوف سے نیند نہیں آتی تھی، اور جیسے ہی فجر کی اذانیں سٹارٹ ہوتی تو ایک دم سے ان کی آواز ایسے بند ہوتی جیسے کسی کو میوٹ پر لگا دیا گیا ہو۔ اس گھر میں بھی بیمار رہنے لگا۔ کچھ دنوں تک ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ آپ لوگوں کو 2 مہینے ہو چلے ہیں مگر آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہاں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں۔ جمیلہ اور میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کی تو ان سے پتا چلا کہ ہمارے یہاں اس ایریے میں کوئی فکس گوالا ہی نہیں ہے، جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ وہی دودھ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے تو آپ کے گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ پھر ساتھ والے خالی پلاٹ کا بتایا کہ یہاں ایک میاں بیوی رہتے ہیں اپنی 2 بلیوں کے ساتھ، تو وہ عورت بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں تو ایک بوڑھی بیوہ عورت رہتی تھی، اس کو ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر دیا گیا تھا اور 2 مہینے پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ بہت سخت بیمار تھی۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے کہ کیا ہم اس عورت کی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ اب 7 دن بعد ہمارے گھر رضیہ آئی، اسی بوڑھی بیوہ مرحوم عورت کی بیٹی، اور کہنے لگی کہ آنٹی تسنیم نے آپ کا بتایا تھا آپ کو میٹ چاہیے۔ ہماری اس دوسری پڑوسن کا نام تسنیم تھا۔ انہوں نے ہی ہمیں ساری بات بتائی تھی۔ راتوں رات وہ میاں بیوی کہاں گئے ہمیں کچھ پتا نہ چلا۔ ان کی 2 بلیاں کہاں غائب ہوئیں یہ بھی نہیں پتا، وہ بھی نظر نہ آئی، اور اس دن سے وہ دودھ والا بھی ہمارے گھر نہیں آ رہا تھا دودھ دینے کے لیے۔ رضیہ سے ہم نے پوچھا کہ تمہاری ماں کو کیا ہوا تھا اور کب سے بیمار تھی؟ اس نے بتایا کہ میری ماں نے جب سے ایک امیر ترین عورت کے گھر کام کرنا شروع کیا تھا تو وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ امیر عورت ان کو بہت اچھے پیسے دے رہی تھی۔ اس نے اللہ جانے کیسے یہ جگہ ڈھونڈی، کہنے لگی مجھے ایک جگہ چاہیے رہنے کے لیے جو قبرستان کے بالکل سامنے ہو۔ میری ماں نے اس کو یہ جگہ دکھائی تو وہ کہنے لگی زبردست، مجھے ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی
जब मम्मा ने वजह पूछी तो वो कहने लगी, तुम यहाँ रहोगी, मेरे साथ कुछ मेहमान आया करेंगे, बस इनको रात रहने के लिए जगह दे देना। एक रात तेज बारिश हो रही थी, तो बारिश में अम्मा ने 5 मर्दों को देखा कब्रिस्तान में, जिन्होंने अपने हाथ में दिए पकड़े हुए थे और वो इस बारिश में भी जल रहे थे। वो सीधा अम्मा के पास आते और यहाँ रोज एक काला बकरा इसको ज़िबा करते और फिर कब्रिस्तान में पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। वो हर जुमेरात को आते और ऐसा ही करते। अम्मा इनको ज़बह करने के लिए अंदर बुलाती, जैसा इस अमीर औरत ने कहा था, और फिर सुबह इस औरत के घर अम्मा काम करने जाती तो बहुत लोगों का तांता बंधा होता था। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चक्कर चल रहा है। फिर अम्मा ने दरख्त पर रात के वक्त बिल्लियां देखना शुरू की, जो दरख्त की ऊंचाई पर पत्तों पर बैठी और गिरती भी नहीं थी। फिर अम्मा बताती हैं कि आधी रात को एक औरत आती है जो कहती है, मुझे इसी अमीर औरत ने भेजा है। वो 1 मन कच्चा गोश्त खाती, फिर सीधा कब्रिस्तान में चली जाती, कहाँ गायब होती कुछ नहीं पता। अब अम्मा को खौफ आने लगा। अम्मा जब जब नमाज पढ़ती तो अम्मा को लोगों की चीखें सुनाई देती। इसी दरख्त के ठीक ऊपर से आया करती थी। अम्मा रात को चारपाई पर सो रही होती तो अम्मा की चारपाई हवा में तैर रही होती। अम्मा ने डरना शुरू किया और इतनी सख्त तबीयत खराब होना शुरू हुई। अम्मा ने फिर बताया कि मुझे एक बूढ़ा आदमी आवाजें लगाता है। कभी अम्मा कहती हैं कि वो लोग मेरे घर में जमा होना शुरू हो गए हैं, वो सब मेरे कमरे में रहते हैं, बिगड़ी हुई शक्लों में हैं, सब मुझे मार देंगे। मेरी माँ का पाँव सूजने लगा और रोज बिल्लियां इसका पाँव चाटा करती और खुद ही पीप निकालने का जो रास्ता बनता वो ये गंद खाने लगी। इसके बाद अम्मा को वो औरत दूध दिया करती थी। वही अमीर औरत, इस दूध पर इतनी मोटी मलाई आती थी कि कोई देखता तो हैरान रह जाता कि एक गिलास दूध से इतनी मलाई कैसे बनी। अम्मा पहले तो खालिस दूध समझकर पीती रही, मगर इसके बाद अम्मा के पूरे जिस्म में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मैं जब अम्मा से मिलने आती, अम्मा हर बार कोई ना कोई ऐसी नाकाबिले यकीन और खौफनाक बात बताती कि मैं हैरान होकर रह जाती। फिर एक दिन मैंने अम्मा को अपने साथ ले जाने का सोचा, तो जिस रात अम्मा को लेने आई, अम्मा को वो अमीर औरत अपने साथ ले गई थी। मैं अम्मा के साथ इसके सर्वेंट क्वार्टर में 5 रातें रही और इसी दौरान मैंने देखा कि वो पूरे 2 कनाल के घर में औरत अकेली रहती थी। ना इसने शादी की थी, ना इसकी कोई औलाद थी। और फिर इन 5 रातों में मैंने देखा कि वो औरत सारी रात अपने कमरे में अजीब सी हरकतें करती है। एक रात मैंने देखा कि इसने ताजा बकरे की सिरी अपने कमरे में रखी है, गोल दायरा बनाकर, और इसमें एक पांव पर खड़ी होकर कुछ कर रही है। और फिर किसी ने मेरे बाल पकड़कर जोर से ऐसे खींचा कि मैं दीवार के साथ जाकर लगी। अगली रात मैंने फिर वही मंजर देखा और इस बार मैंने एक काले साए के साथ अम्मा को देखा जो हवा में तैरती है, और अम्मा को कोई होश नहीं थी। मैं वहां से भागी, कमरे में जाकर देखा तो अम्मा चारपाई पर थी। मैंने फजर की अजानों के वक्त अम्मा को घर ले जाने का सोचा तो अम्मा की डेथ हो गई थी। फिर इसी कब्रिस्तान में अम्मा को दफना दिया गया। बाद में पता चला कि वो औरत काला जादू करती थी और इसने मेरी अम्मी को इस्तेमाल किया था इस मकसद के लिए। ये सब बातें तो सुनकर मेरे और जमीला के होश ही उड़ गए कि अगर ये सब सच है तो वो पुर इसरार मियां बीवी कौन थे, और वो दूध वाला, ये सब कहाँ गायब हुए और वो कौन थे। मुझे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि इस वाक़े का ताल्लुक हमारे साथ जरूर है, और सेकेंडली हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो औरत तो चली गई, इसके बाद मुझे और मेरी बीवी को इकट्ठा एक ही रात में एक ही ख्वाब आता है कि 5 मर्द खड़े हैं, बहुत लंबे इनके कद हैं और इनकी हथेलियों पर आग जल रही है। वो हमारे घर का दरवाजा पीटते जा रहे हैं। मुझे और जमीला को इनको देखकर खौफ आता है। हम दरवाजा नहीं खोलते, जाकर सो जाते हैं। ख्वाब में फिर हमारी शोर से आंख खुलती है। जब हम गौर करते हैं तो घर के निचले हिस्से में से आवाजें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो वही खौफनाक मर्द निचले पोर्शन में कोई शैतानी रिचुअल कर रहे थे, और वही पुर इसरार मियां बीवी हमें कहते हैं, तुम दोनों अब बलि के लिए तैयार हो जाओ। हमें इतना खौफ आया, हम ऊंचा आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो सब वहां से गायब। ये ख्वाब इतना खौफनाक था
और मेरी बीवी बुरी तरह डर चुकी थी। हमने फैसला किया है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। मैं घर ढूंढने लगा। इस ख्वाब के चौथे दिन जब मैं जॉब पर था तो इस रेस्टोरेंट से निकलते हुए मैं घर वापस आने के लिए बाइक पर बैठने लगा कि मुझे एक बूढ़े अंकल ने रोका। मैंने देखा तो ये वही आदमी था जो अभी कुछ घंटे पहले रेस्टोरेंट में खाना नोश फरमा रहे थे। ये काफी ज़ईफ थे कि इनसे चला भी नहीं जा रहा था। इन्होंने हाथ में एक लाठी पकड़ी हुई थी। अच्छा, इस टाइम रात के 12 बज रहे थे और मैं घर जाने के लिए बाइक स्टार्ट करूं तो मुझसे बाइक स्टार्ट ना हो। मैंने बहुत कोशिश की मगर स्टार्ट ना हुई। दिल बहुत घबरा रहा था कि जमीला घर में अकेली है, डर रही होगी। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, बेटा ये बाइक नहीं चलेगी क्योंकि जो इस बाइक पर बैठा है वो बहुत भारी है, ये तुम्हें नहीं चलने देगी। अब मैं जो पहले ही डरा हुआ था इन साहब की बात सुनकर और भी डर गया। मैंने कहा कि अंकल आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? वो बोले, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मगर तुम जरूर इन खबीस चीजों के निशाने पर हो। फिर इन्होंने मुझ पर दम किया तो ना सिर्फ मेरी बाइक स्टार्ट हुई बल्कि मेरा आधा जिस्म जो जकड़ा हुआ था इसमें काफी फर्क आया। मुझे इतना सुकून मिला इन बुजुर्ग से मिलकर के मैं रोने लगा और फिर मैंने इनको अपने साथ हुए एक एक वाकये का जिक्र कर दिया। वो कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी अकेली है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। वो रात हम दोनों मियाँ बीवी ने जाग कर गुजारी क्योंकि हमें खौफ इतना आ रहा था कि अगले दिन जोहर के वक्त वो साहब आए और हमने इनको ऊपर बुलाया तो वो कहने लगे कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ये जगह फौरन छोड़ दो। फिर मैंने इनको कहा कि आप मुझे कुछ बताएं, वो पुर इसरार मियां बीवी कहाँ है? और वो दूध वाला जो इन बाबा जी ने बताया, वो सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने कहा वो मियां बीवी किसी और दुनिया से हैं। एक ये दुनियावी दुनिया है, हमारे इंसानों की एक रूहानियत की दुनिया है और एक शैतानों की भी दुनिया है। वो तीनों इसी शैतानी दुनिया से आए थे इंसान बनकर, यानी कि इंसान की शक्ल में इनको बुलाया गया था। वही अमीर औरत ये सारा काम करती थी। तुम दोनों की बीमारी की वजह भी वही शैतान है। इनको सिवाय अल्लाह के कलाम के कोई नहीं मार सकता। इस बात के बाद हम इसी शाम को सामान लेकर वापस अपने घर आ गए, भाइयों से माफी मांगी और किसी को कुछ ना बताया। वो बाबा जी ने हमारा इलाज करना शुरू किया। हम इस घर में 45 दिन रहे और इसने हमारी पूरी जिंदगी बदल के रख दी थी। हमारा इलाज 21 रातों तक चला। अल्लाह का शुक्र है कि हम मजीद नुकसान से बच गए। और हमारे इलाज के बाद वो बाबा जी कहाँ गायब हुए इसका भी कुछ पता ना चला। ना इनके पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर था। वो बस मुझे इसी रेस्टोरेंट के बाहर मिला करते थे। वो कहाँ गायब हुए ये नहीं पता। अच्छा, इलाज के 22वें दिन मुझे मेरी मरहुमा माँ ख्वाब में आई और मेरे गले लगकर कहने लगी कि अल्लाह का शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए। अब इस बात को कई साल गुजर चुके हैं, जब भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और इन तमाम शैतानी बलाओं से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, ये ऐसी मखलूकात हैं जिनका हम चाह कर भी इनकार नहीं कर सकते। ये हमें किसी भी जगह पर किसी भी सूरत में मिल सकती हैं। हमें इनसे बचने के लिए हमें हमेशा पाक साफ रहना चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना चाहिए ताकि हम इन शैतानी जिन्नात से, इन शैतानी अरवाह से बच सके। तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही जरिया है कि हमें हमेशा बावजू होकर और पाक साफ रहना चाहिए और हमें नमाज पंजगाना की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंजगाना की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।